चाणक्य फोन प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। अमेरिका और ईरान की लड़ाई 2 हफ्तों के लिए रुक गई है। यानी अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्तों के लिए सीज फायर मान लिया है। इस युद्ध विराम में एक नाम बहुत तेजी से उभर कर आया है, वो है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान सच में दोनों देशों में या खाड़ी के देशों में शांति बहाल करने के लिए मीडिएट कर रहा है, या उसके कुछ अपने फायदे हैं? जो ईरान कल तक कह रहा था कि पाकिस्तान जाना उसके लिए सुरक्षित नहीं है, उसके नेताओं के लिए सुरक्षित नहीं है, वो अब पाकिस्तान में जाकर बातचीत करने के लिए क्यों तैयार है? इसके साथ भी हम ये भी समझेंगे कि क्या इस पूरे माहौल में, पूरे युद्ध में, क्या चीन का भी कोई फैक्टर है? क्या चीन को भी किसी रूप से फायदा हो रहा है, या सिर्फ पाकिस्तान की अपनी कोई चाल है? नमस्कार, मैं राव अवतार पांडे, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। आज रणक्षेत्र में मेरे साथ हैं समीर। सबसे पहला सवाल समीर यही बनता है कि ये जो पूरा युद्ध विराम हुआ है, इसमें सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा तो नहीं कहूंगा, सबसे और सा नाम उभर के आ रहा है, वो है पाकिस्तान का। तुम्हें क्या लगता है, इस पूरे लड़ाई में पाकिस्तान किसको धोखा देने वाला है? धोखा देना उसकी फितरत है, वो जरूर किसी ना किसी को तो धोखा देगा ही। सवाल ये है कि इस युद्ध विराम में, या यूं कहें कि मीडिएट करने के फॉर्म में, वो किसको धोखा दे रहा है? पाकिस्तान ने एक मध्यस्थता की, उस मध्यस्थता को अमेरिका ने भी स्वीकार किया और ईरान ने भी स्वीकार किया। दोनों इस बात के लिए राजी हैं कि 10 अप्रैल यानी आने वाले फ्राइडे को इस्लामाबाद में एक बैठक होगी, जिसमें अमेरिका के जेडी वेंस समेत उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और एक बात मैं करेक्ट कर दूं, पाकिस्तान ने मध्यस्थता नहीं किया, पाकिस्तान सिर्फ एक कुरियर की तरह काम किया है भाई। इनके मैसेज वहां पहुंचा, कह सकते हैं एक डाकिये के तौर पे उसने काम किया है, मैसेज यहां पहुंचा दे। राइट, एक डाकिये के तौर पे उसने काम किया, लेकिन उस डाकियापन को दोनों देशों ने मंजूर किया। ये एक अहम बात है। अब 10 तारीख को बैठक होनी है इस्लामाबाद में। फ्राइडे को जब ये बैठक होगी तो उसमें अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, ईरान के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। देखिए, इसमें पाकिस्तान डाकिया बने या कुछ भी बने, पर इसमें पाकिस्तान का फायदा तो छुपा हुआ है, और वो ऐसे है। पाकिस्तान को अभी हाल ही में यूएई ने अपने पैसे वापस करने के लिए कहे। जितने पैसे उसको वापस करने, उतने पैसे मुझे लगता है उसने कभी देखे भी नहीं होंगे। अब उसका एक ही तरीका है कि अमेरिका से वो पैसे मांगे, अमेरिका उसको पैसे दे तो वो अपने जो उधार है उसको चुकाए। अब अमेरिका पैसे क्यों देगा? लगता है कि अमेरिका पैसे देगा इनको? दे भी सकता है, उसकी अपनी शर्त होती है। अमेरिका अपनी शर्त रखेगा कि भाई तुम मुझे बदले में मेरे लिए भी कुछ काम करो। वो काम क्या है? वो काम ये है, आपको याद है युद्ध से पहले ये बैठ के कहां होती थी? ये बैठ के होती थी दोहा में, कतर में। कतर क्या है? उससे अलावा युद्ध से शुरू होने से पहले आपको याद होगा जिनेवा में भी बैठक हुई थी, बिल्कुल, जिसको ओमान मीडिएट कर रहा था। ओमान उसमें मीडिएट कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि दोनों देशों के बीच जो ये लड़ाई वाली सिचुएशन, इसको टाली जा सके। बिल्कुल ठीक बात है। ओमान के विदेश मंत्री वहां मौजूद थे। कोई भरोसा नहीं कर रहा था, अचानक ही पाकिस्तान पॉपअप हो गया। ओहो, क्योंकि अचानक से पॉपअप इसलिए हुआ क्योंकि दोहा में, कतर में सॉरी, ईरान ने मिसाइल मार दी जब युद्ध हुआ। अब कतर क्या हुआ कि वो सेफ जगह नहीं रही, क्योंकि कतर में जब बैठकें होती है तो कतर अमेरिका को या जो भी उसके यहाँ बैठक में शांति समझौते के लिए आते थे, उनको एक गारंटी देता था, एक अश्योरेंस देता था कि अगर आप हमारे यहाँ हैं तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन अब वो सुरक्षित वाला नैरेटिव तो ईरान के हमले के बाद टूट गया। अब ऐसे में पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया, पाकिस्तान को दिख गया आपदा में अवसर। ठीक है, तो कतर कहीं ना कहीं जब उसमें बैठक होती थी तो वो अपने कुछ एजेंडास क्लियर करता था। जैसे वो अमेरिका को कहता था कि भाई आपके ये जो एजेंडा है वो हमें मंजूर नहीं है, आप हमारे देश में आइए, शांति समझौता पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसमें हम इन एजेंडास को कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन इन सब पाकिस्तान, सवाल ये है ना समीर, कि पाकिस्तान की फितरत है धोखा देना, वो बिना धोखा दिए वो नहीं रह सकता। ठीक बात है, ठीक है। उसकी मित्रता में भी धोखा ही होता है, या तो उसका स्वार्थ होता है, वो उसका आतंकवाद होता है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। ठीक है। सडनली इस बीच में अमेरिका और ईरान का जो लंबा युद्ध चल रहा था, वहां पर आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि भाई इस्लामाबाद में होगी? उन्होंने सोशल ट्रूथ पे लिखा कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के बात करने के बाद ये फैसला हुआ है। भाई इतने इंपॉर्टेंट तो ये है नहीं। इतने इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो गए क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों में अटैक हुआ जो ईरान ने किया। अब मिडिल ईस्ट के वो देश बैठक के लिए सुरक्षित नहीं रहे, अमेरिका को तो बैठक करनी है, ईरान के साथ ही बैठक करनी है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान को देखा। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसके पीछे चाइना है, ईरान वो कंट्री है जिसके पीछे भी चाइना है, तो अल्टीमेटली दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं, इतना तो अश्योरेंस है। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर अमेरिका और ईरान जाके बैठक करेंगे
और उन्हें कोई सिक्योरिटी का भी दिक्कत नहीं, और दूसरी बात उन्हें वहां पे किसी शर्त को भी नहीं मानना है। भाई पाकिस्तान अमेरिका से शर्तें थोड़ी ना रखने लगेगा। भाई पाकिस्तान किसी से भी शर्त नहीं रखेगा, उनकी ऑब्वियसली हैसियत नहीं है कि वो कहीं शर्त बिल्कुल रखें। सही बात है। और इस पूरे अगर हम इवेंट में देखें या जो अभी बात 2 हफ्ते की सीज फायर को लेकर हुई है, एक बात और भी स्पष्ट हो रही है कि भाई 2 हफ्ते की सीज फायर तो हो गई, लेकिन उसके बाद क्या होगा? ऐसा तो क्या इस 2 हफ्तों में ऐसी बैठकें हो जाएंगी या ऐसा एग्रीमेंट हो जाएगा कि अब आगे युद्ध ना हो? ठीक बात है। या फिर इस पूरे युद्ध में एक और पक्ष होगा कि ये सीज फायर टाइम बाइंग है अमेरिका के लिए, और चूंकि ईरान में भी बहुत नुकसान हो चुका है, एक सवाल अब सबके सामने खड़ा हो रहा है कि ये 2 हफ्ते की सीज फायर तो हो गई, लेकिन क्या 2 हफ्ते की सीज फायर के बाद युद्ध खत्म हो जाएगी? क्या इन 2 हफ्तों में कुछ ऐसे बड़े फैसले दोनों देश ले लेंगे कि आगे अब लड़ाई ना हो? अगर आप हम शर्तों की बात करें समीर, तो शर्तें भी ऐसी लग रही है जिसमें ईरान ही विजेता दिख रहा है। ठीक है, हाँ, ये है। और इन शर्तों को ले जाने वाला भी पाकिस्तानी है, यानी वो कुरियर का काम तो करता ही है। डाकिया तो वही था, भाई यहाँ की खबर वहां की खबर। खैर, लेकिन अगर आप पूरे युद्ध को देखेंगे या जिन पॉइंट्स को ईरान ने सामने रखे हैं, उनमें ये बात देखने में साफ आ रही है कि ईरान कुछ पॉइंट्स पर तो अपने आप को मजबूत करने साबित करने में कामयाब हुआ है काफी हद तक। और युद्ध अगर 27 फरवरी से पहले की स्थिति हम देखते हैं तो अमेरिका ज्यादा मजबूत था ईरान से अपने टर्म्स पर बात मनवाने में। अब कहीं ना कहीं जिन पॉइंट्स को लेके सामने आया है, अमेरिका पे दबाव तो है, क्योंकि अमेरिका ने अल्टीमेटली ईरान की बात मानी है, ना कि ईरान ने अमेरिका की बात मानी है। तो ये एक बड़ी बात है। अभी तक जो खबर आ रही है उसको लेके तो यही परसेप्शन या यही थॉट या यही समझ आ रहा है कि ईरान अपनी बात मनवाने में कम से कम कामयाब हुआ है। कामयाब अगर नहीं भी हुआ है तो वो सामने रखने में कामयाब हुआ है। सीज फायर की घोषणा वहां से हुई 10 पॉइंट से। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जो 10 पॉइंट्स पर बात हो रही है वो वॉकेबल है, पॉसिबल है उन बातों पर करना। अमेरिका और ईरान के लिए दूसरे देशों में बैठक करना शायद अब उतना आसान नहीं रहा। शायद पाकिस्तान खतरा है वहां पर। हाँ, और पाकिस्तान के कुछ और भी कारण हो सकते हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। आगे के दिनों में हो सके संभवतः तो ये और ज्यादा समझना आसान होगा कि आखिर पाकिस्तान को इतना महत्व मिल कैसे गया, ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को इतनी तवज्जो मिल गई। हालांकि ये जहां जाते हैं सिर्फ पैसे मांगने जाते हैं। मैं यहां से 2 बातों पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। सबसे पहले, मिडिल ईस्ट के देश सुरक्षित नहीं रहे तो पाकिस्तान में बैठक हो रही है। पाकिस्तान बैठक इसलिए करवा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं है कि वो किसी दूसरे देश के सामने अपनी कोई शर्तें रखवाकर उनको अपने यहां बुला सके। अब इससे कई चीजें होंगी। पाकिस्तान यहां पर एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश कर रहा है। लगा पाएगा नहीं लगा पाएगा वो एक अलग बात है। सबसे पहला, उसकी पूरी दुनिया में एक इमेज है कि वो एक आतंकवाद को पनाह देने वाला देश है। नहीं, इमेज नहीं है समीर, वो सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है भाई। आपको इससे कहीं ना कहीं वो चाह रहा है कि वो जो एक परसेप्शन है लोगों के दिमाग में वो बदले कि नहीं, पाकिस्तान शांति समझौता को बढ़ावा देता है, विश्व शांति के लिए काम कर रहा है। पहला ये। दूसरा, वो चाइना को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए उसने ईरान को इनवाइट किया, बाकायदा उससे बातचीत करके उसको इस चीज के लिए राजी किया कि आप हमारे देश में आके अमेरिका के साथ समझौता करिए, बैठक करिए। तीसरा, अमेरिका से उसको चाहिए पैसा। ईरान को इसलिए उन्होंने बुलाया अपने यहां ताकि ईरान से उनके रिश्ते ठीक हो सकें, क्योंकि जब ईरान से रिश्ते ठीक होंगे तो उनको एक कॉम्प्रोमाइज्ड वैल्यू पर गैस, ऑयल, ये सारी चीजें मुहैया होंगी, जिससे उनके देश में महंगाई कंट्रोल करने में शहबाज शरीफ को कहीं ना कहीं बहुत मदद मिलेगी। तीसरा, चाइना इसलिए जरूरी है क्योंकि चाइना पाकिस्तान को भी बैकिंग देता है और ईरान को भी बैकिंग देता है, अलग अलग चीजों के लिए। अब ऐसे में दोनों का जब बॉस एक ही है तो वो उसको नाराज क्यों करना चाहेंगे? और इसलिए पाकिस्तान ने अपने यहां इस बैठक को करवाना उचित समझा। और पाकिस्तान और ईरान के लिए इसलिए है, भाई ईरान का बॉस चाइना है, पाकिस्तान का बॉस चाइना है, इसलिए उन दोनों ने, चाइना ने कहा पहुंच जाओ, ईरान ने कहा ठीक है। और अमेरिका को पैसे के बदले में एक ऐसी जगह मिल रही है जहां का मालिक कोई शर्तें नहीं रख रहा है, क्योंकि वहां का मालिक उसको सलाम करता है। खैर, उस मालिक की शर्त रखने की हैसियत भी नहीं है। वो दुनिया में किसी भी मुल्क के सामने मुझे नहीं लगता कि हैसियत शर्त रख सकता है। वो है भी नहीं। और पाकिस्तान को एक बात अभी इस पूरे युद्ध में ये भी देखने को मिली कि जिस तरह से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत ये बात हुई थी कि एक मुल्क पर हमला यानी दूसरे मुल्क पर भी हमला। उस डिफेंस का समझौते का हुआ क्या वही नहीं पता चल रहा। हाँ, और वही नहीं पता चल रहा। उस डिफेंस एग्रीमेंट में भी, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, पाकिस्तान हमेशा धोखा देता है।
उस डिफेंस एग्रीमेंट में भी ये बात थी कि एक मुल्क पर हमला यानी दूसरे मुल्क पर भी हमला मारा जाएगा। correct. लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया की कितनी मदद की, ये अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है, खासकर डिफेंस वाले पॉइंट। पूरे युद्ध में ये भी बात सामने आई कि पाकिस्तान ने जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था उसको तो ऑनर नहीं किया सऊदी अरेबिया के लिए, बल्कि एक मीडिएटर के फॉर्म में उसने अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश की कि भाई हम तो युद्ध को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शांति की बात तो अब ठीक है होने लग गई है और 2 हफ्तों की सीज फायर भी हुआ है। लेकिन एक सवाल अभी भी रहता है, ये तमाम दुनिया पूछना चाहेगी कि पाकिस्तान ने जो वादा किया था डिफेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत सऊदी अरेबिया की हेल्प की, वो तो नहीं की। वो कहाँ गया? दुनिया तो ये सवाल पूछ रही है कि उस समझौते का आपने किया क्या अल्टीमेटली। ठीक है भाई, ईरान ने अटैक किया, आपने कभी ईरान के अटैक्स को कंडेम नहीं किया इस बात के लिए कि आप सऊदी पर अटैक कर रहे हो, और सऊदी पर अटैक यानी पाकिस्तान पर अटैक। वो पूरा जो नैरेटिव था वो ध्वस्त हो चुका है। तो कुल मिला के याद होगा कि जब ये एग्रीमेंट हुआ था तब बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई, बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स खींचे गए और बहुत सी लंबी लंबी बातें कही गई। तब भी ये बात उठ रही थी कि क्या सच में पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की मदद करेगा। लेकिन इस युद्ध में साबित हो गया कि सऊदी अरेबिया की मदद में पाकिस्तान उस तरह से नहीं खड़ा हुआ जिस तरह उसे होना चाहिए, जिस तरह से डिफेंस एग्रीमेंट में बात कही गई थी। डिफेंस एग्रीमेंट के टाइम पे जितना कुछ एक नैरेटिव बनाने के लिए हो सकता था, एक दिखावे के लिए हो सकता था, वो सब कुछ किया गया। लेकिन जब बात धरातल पे आई तो उसकी हवा निकल गई। और एक बात और आपका गौर उस तरफ चाहूंगा, अब से कुछ दिनों पहले हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया था कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल कंट्री नहीं है। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान एक मीडिएशन कर रहा है और मीडिएशन के नाम पे दाकियागिरी कर रहा है, इससे उस बात को कि हम दलाल कंट्री नहीं है पाकिस्तान की तरह, इससे उस बात को बहुत बल मिलता है। उस बात को स्पष्ट किया पाकिस्तान ने कि यस वो दलाल कंट्री है। इसके अलावा चीन का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस पूरे युद्ध में देखने को मिल रहा है। अगर इस युद्ध को आप बारीकी से समझेंगे तो युद्ध से चीन को भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं समीर, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युद्ध हुआ अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में। ठीक, ईरान का सबसे ज्यादा ऑयल परचेजर या उसकी सबसे ज्यादा ऑयल को खरीदने वाला राइट चीन ही है। ठीक है, अब जिस तरह से जिन कंडीशंस पर ईरान बात कर रहा है या जो इस बात की खबरें आ रही हैं कि जो उसके पॉइंट्स हैं, उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह कंट्रोल करता है तो उसका ऑयल तो तब भी निकल ही रहा था, बिल्कुल वो निकल रहा चीन था। को जा रहा था। जो बाकी देश खाड़ी के हैं उनका ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन था वहां पे प्रभावित हुआ था। प्रभावित हुआ था। अगर ये कंट्रोल कर लेता है तो जिस स्टेट से 20% टोटल ऑयल प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट होता हो उसको ईरान यदि डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है या करने की क्षमता रखता है तो वो इस मुद्दे पर दुनिया को कभी भी चुनौती दे सकता है। एक बात और समीर समझने वाली है कि आखिर पाकिस्तान को मीडिएट करके फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा देखो, विश्वास करना तो कठिन है, इस बात से तो हम भी सहमत हैं कि पाकिस्तान पर किसी भी मुद्दे को लेकर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान को फायदा होने वाला क्या है? देखिए, पाकिस्तान का इसमें सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उसको चाहिए पैसा, उसको चाहिए बाहर की देशों का इन्वेस्टमेंट। तो बाहरी देशों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना में पाकिस्तान में कौन करेगा? चाइना करेगा। चाइना से अगर उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसे चाइना से संबंधित देशों का समर्थन करना पड़ेगा। क्या ऐसा भी नहीं है कि सॉरी टू डिस्टर्ब, क्या ऐसा भी नहीं लग रहा कि पाकिस्तान को जो मुफ्त की खैरात मिलती थी बिल्कुल वो ज्यादातर खाड़ी देशों से मिल जाती थी? मिलती थी। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे ये जाते थे, बोलते भाई हम भी मुसलमान हैं, हमारी हालत बहुत खराब है। तो जो मिडिल ईस्ट से इसको पैसे मिलते थे पाकिस्तान को, वो ज्यादा रियायती पैसे होते थे कि चलो ठीक है, ले जाओ, गरीब आदमी हो तुम लोग ले जाओ। लेकिन इस युद्ध में चूंकि पाकिस्तान और खाड़ी देशों के रिश्ते बहुत बुरी तरीके से खराब हो गए, खाड़ी देशों के तमाम देश, चाहे सऊदी अरेबिया की हम बात करें, यूएई की बात करें, कतर की बात करें, इन सभी देशों से सभी देश पाकिस्तान से काफी नाराज हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने, आप भी इस बात से सहमत होंगे, जिस तरह से पाकिस्तान ने ओवर होने की कोशिश की कि भाई हम युद्ध में नहीं, हम पीस की बात कर रहे हैं, मीडिएट की बात कर रहे हैं। खाड़ी देशों की
ये उम्मीद नहीं थी, या जब डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था तो ये नहीं हुआ था कि भाई जब लड़ाई लगे तो तुम साइड में खड़े हो गए, नहीं नहीं सब शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ऐसे नहीं था। तो अभी खाड़ी के देश तमाम पाकिस्तान से नाराज हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने भी पैसे मांग लिए हैं। सऊदी अरेबिया के पैसे वापस करने के बाद जो फॉरेक्स है पाकिस्तान के, उसमें कितने ही पैसे बचेंगे, तो उसकी अब पैसों की जरूरत है। शायद उसे उम्मीद है कि चाइना पूरा कर दे, और ये एक जो काम किया हो सके उसे कुछ अमेरिका से भी पैसे मिल जाए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? पैसों की जरूरत तो पाकिस्तान को बहुत है। पाकिस्तान ने हमारे पहलगाम में हमला किया, हमारे लोगों को जब उसने मारा तो पलट के भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसका अच्छा खासा नुकसान हुआ। उसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो आए दिन उसको पीट रही है, उसके बाद अफगानिस्तान से तालिबान उसको आए दिन पीट रहा है। तो ऑलरेडी वो 3 फ्रंट्स पे तो पिट ही रहा है, एक तरफ से भारत से पिट रहा है, एक तरफ से बलूचिस्तान से, एक तरफ से अफगानिस्तान से। अब ऐसे में उसकी अर्थव्यवस्था भी दिन पर दिन ढहती जा रही है। पब्लिक जो है वो बेचारी महंगाई से उसकी कमर टूट चुकी है। गृह युद्ध की स्थिति लगातार वहां पैदा हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान को चाहिए कि कोई उसको आके सपोर्ट कर दे। अब इस सपोर्ट के लिए वो मस्का लगा रहा है अमेरिका और चाइना को। चाइना उसके यहां इन्वेस्टमेंट कर दे इंफ्रास्ट्रक्चर में, अमेरिका उसको फंड दे दे ताकि वो अपने ऊपर का जो कर्ज है उसको चुका ले और कुछ पैसे बच जाएं, तो वो जो ये 3 तरफ से युद्ध चल रहा है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट वो कर सके। तो ये है पाकिस्तान का पूरा सिनेरियो। खैर पाकिस्तान पे इतने कर्ज हैं और हालात ऐसे हैं कि खैर अमेरिका मदद भी करेगा तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ के हालात सुधरने वाले हैं, क्योंकि वहाँ की जो लीडरशिप है, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वहाँ की टॉप लीडरशिप, राइट, वहाँ के आर्मी जनरल्स की। जिस तरह से वहाँ पे करप्शन आर्मी में और पॉलिटिक्स में है, ये उम्मीद करना बहुत मुश्किल है कि अमेरिका या चीन के पैसों से भी वहाँ के हालात सुधरेंगे। अगर वहाँ पे अमेरिका वहाँ की पब्लिक के वेलफेयर के लिए पैसा देगा तो उनके आर्मी के जो जनरल्स हैं वो आधा तो उनके जेब में चला जाएगा, बाकी वो अपने असलहे खरीदने में गवा देंगे, तो फिर पब्लिक को मिलेगा क्या? खैर रण क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Chanakya Forum presents रणक्षेत्र।